नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। भारतीय संसद जनसंख्या एवं विकास संगठन की रिपोर्ट में भारत में जन्म लिंग अनुपात स्थिति को लेकर बहुत ही अहम जो आंकड़े हैं वो जुटाए गए हैं। ये बताते हैं कि साल 2001 से 17 की अवधि में प्रतिकूल लैंगिक अनुपात का अध्ययन उन्होंने किया, जिससे उस सामाजिक विकृति के संकेत मिलते हैं और उसमें नेगेटिव नकारात्मक मैं कहूँ कि सुधार दिखता है और साफ तौर पर जो लिंग अनुपात है उसमें एक बड़ा बदलाव दिखता है। और अगर ये जारी रहा तो समाज की स्थिरता पर भी गहरे सवाल और प्रश्न चिन्ह लगते हैं। रिपोर्ट में भारत में 2001 से 17 तक लैंगिक अनुपात में बदलाव की बात कही गई है, जिसमें बालिकाओं की जन्म दर में खासी गिरावट बताई गई है, जो बहुत ही चिंता की बात है। और किस तरीके से लिंग अनुपात घटा है और जो तमाम प्रयास हुए हैं उसके बावजूद ये हालात क्यों हैं। हालांकि 2014 से और 16 के दौरान लिंग अनुपात 898 था, तो 2015 से 17 के दरमियान ये 896 पर आया। 2015-17 के दौरान 896 लिंग अनुपात का मतलब ये है कि देश में प्रति 1000 पुरुष के मुकाबले महिलाओं की संख्या 896 थी। तो असल में जो तमाम प्रयास हो रहे हैं उसका असर किस तरीके से है, और अगर हम पिछले 3 से 4 दशक में बदलाव को समझें और देखें तो ये किस दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर पिछले 1.5 दशक में इसमें नकारात्मक सुधार नजर आ रहा है तो उसके पीछे के कारण क्या हैं और क्या बदलने की ज़रूरत है। तो आज समझेंगे अपने खास कार्यक्रम में हम इस बहुत ही अहम मुद्दे को। और हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। शंकर अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रेखा शर्मा है, चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, मैम स्वागत है। और प्रोफेसर वी राजलक्ष्मी हमारे साथ हैं, सोशलॉजिस्ट हैं DU से, आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। शुरुआत में शंकर सर आपसे करना चाहूँगा कि अगर मैं 80 के दशक से आंकड़ों को देखता हूँ तो जिस तरीके के हालात तब थे और 2011 आते आते इसमें किस तरीके का परिवर्तन, और 2011 1 से लेकर 17 के अगर ये आंकड़े देखूं तो उतने ज़्यादा मैं कहूं कि चिंता की बात है, कम है या ज़्यादा है? देखिए, जहाँ तक ये आंकड़ों की बात है, मैं कोई डिस्प्यूट तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये आंकड़े गवर्नमेंट एजेंसीज ने कलेक्ट किए हैं। लेकिन एक बात ये निश्चित तौर पर है कि जो लिंग अनुपात हमारा एडवर्स दिखता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम गर्ल को एक लायबिलिटी मानते हैं, एसेट नहीं मानते। और ये जो हमारी मनोवृत्ति में बदलाव आना है कि हम गर्ल को एक एसेट माने, ये बहुत मुश्किल का काम है एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। और ये कैसे आएगा? केवल एजुकेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो भी आप बात कर रहे हैं इन सब देशों में राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस लगातार हमारा लेवल ऑफ लिटरेसी बढ़ा। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन बढ़ा, लेकिन एजुकेशन बढ़ने के बावजूद भी हमारा लिंग अनुपात में इम्प्रूव। इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग समथिंग, क्योंकि केवल जो शिक्षा है, थोड़ी शिक्षा से कोई बहुत बड़ी शिक्षा से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। जब तक जो मैं आपको पहली बात कर रहा था, हमको ये देखना चाहिए कि हम गर्ल को, एक कन्या को हम एक एसेट कैसे बना सकते हैं। और जब तक हम उसको एसेट की तरह से नहीं मानेंगे, हम बहुत कोशिश भी करेंगे तो लिंग अनुपात में हो सकता है कुछ लाभ होगा, पर जो हमारी अपेक्षा है उसके अनुसार नहीं हो सकता। तो हमारी सारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको कैसे एक एसेट बनाएं, और उसके लिए मेरे हिसाब से कुल 2 ही रास्ते हैं। पहली चीज है एजुकेशन एंड गुड क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन डज नॉट मीन कि उसको BA पढ़ा दिया, MA पढ़ा दिया एंड दैट इज एंड ऑल, बिकॉज BA MA करने के बाद बहुत मुश्किल है कि उसको कोई अच्छी गुड क्वालिटी एंड रिस्पेक्टफुल जॉब मिल सके। इसलिए निहायत जरूरी है कि हम उसको स्किल एंड गुड क्वालिटी स्किलिंग करें, चाहे IT में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, या बायोटेक्नोलॉजी में हो, चाहे मेडिसिन में हो, व्हाटएवर। एंड सेकेंडली, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर आप उसकी परवरिश अच्छे से करें, परवरिश अदर देन एजुकेशन, दैट मीन्स लाइफ, तो she would not be a liability for any family, rather she will be a better asset than the family. ओके।
रेखा जी, जिस तरीके से ये बदलाव हुआ और हालांकि हमने बीच में पॉजिटिव ट्रेंड भी देखा था, लेकिन अचानक अगर इसमें पिछले 10 से 12 वर्षों के जो आंकड़े बताते हैं कि नेगेटिव ट्रेंड सा दिख रहा है, क्या बड़े फैक्टर नजर आ रहे हैं? और जो कि शंकर सर कह रहे थे कि हम उस दिशा में जब एजुकेशन की बात आती है या मैं कहूँ कि उस बच्चे को लेकर जो भेदभाव होता है लिंग को लेकर, वो क्या मानसिक सोच हम पूरी तरीके से बदल नहीं पाए हैं, वो बार बार हावी हो जाती है? जी, शंकर जी ने कुछ जिस दिशा में कहना चाहिए वो शुरुआत ठीक की। मैं इसको आगे ले जाते हुए ये कहना चाहूँगी कि जब तक समाज जेंडर इक्वल नहीं होगा, जेंडर इक्वालिटी, हम जेंडर पे ही सोचते हैं कि महिला और पुरुष या लड़की और लड़का, उस चीज़ से बचपन से ही जब हम उनको दो अलग-अलग दिशाओं में चलना शुरू कर देते हैं कि, और पैदा होने से पहले ही कोख में ही जब पता चलता है कि ये कोख में लड़की है और उसको मार दिया जाता है, वो वहीं से जेंडर इनइक्वालिटी शुरू होती है। और वो इसी कारण सोच यही है कि लड़की कम है, और ये सामाजिक सोच हम अपने घर से जब तक ना चेंज करें, परिवारों में ये सोच चेंज ना करें। और जब भी मैं कहीं एड्रेस करती हूँ स्कूल कॉलेजेस में, मैं यही कहती हूँ कि जब हम ये ना सोचे, माँ ही खुद ये ना सोचना शुरू करे कि लड़की और लड़का मेरे दोनों बराबर हैं, और ये माँ बाप की तरफ से शुरुआत होती है कि हम, मेरा बेटा कमा के लाएगा और लड़की दूसरे पराये घर की है, जहाँ सोच हम लड़कियों में भी ये डाल देते हैं कि तुम इस घर की नहीं हो, तुम दूसरे घर की हो। और हमारा सोच तो ये होता ही है कि ये हमारे घर की नहीं है, तो इसको क्यों पढ़ाएं या इसको क्यों खिलाएं भी। खाना भी खिलाने में माँ बाप उसको अलग अलग करते हैं, पढ़ाई लिखाई, उसके बाद काम, ना तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ना इक्वल एजुकेशन। और एक तीसरी चीज है इक्वल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी राइट्स इंडिया में आ गए, इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, बट अभी भी फैमिलीज में ये देखा गया है कि परिवार में लड़की को प्रॉपर्टीज नहीं मिलती हैं। अगर ये अनुपात आप देखें, हरियाणा में सबसे कम थे, 15-16 में ये थोड़ा आप देखेंगे कि बेहतर हुए, और अब आपकी जो ये स्टडी बता रही है कि 17 में फिर डाउन हुए हैं, 17 से। तो मुझे लगता है ये सोच वहीं से है, ये प्रॉपर्टी में, वहां पे उनको लगता है लड़की प्रॉपर्टी ले जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, जबकि लड़के हैं तो उनकी एक साथ रहेगी। वो सोच जो है ना, वहां से ही लड़की को आप बोझ समझने लगते हो, और लड़कियां खुद को भी ये कम समझने लगती हैं। हम लड़कियों में भी कहीं ना कहीं ये सोच डालते हैं कि नहीं, तुम लड़कों से बेहतर नहीं कर सकती हो, और वो यही सोच है कि शादी होते ही हम उनके यहाँ उसमें पैदा होते ही शादी की दिमाग में डाल दें। हमें उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एजुकेशन, इक्वल प्रॉपर्टी, ये 3 चीजें अगर हम सोचें तो मुझे लगता है ये सारी सोच बदल जाएगी समाज की। और जेंडर इक्वल, हम ये मेल फीमेल सोचना बंद करें। मुझे लगता है इससे ज्यादा बेटर है कि हम दोनों को एक समानता से लिंग क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं मेरे ख्याल से जेंडर इक्वालिटी को नहीं बोल पाऊंगी। अगर जब तक आप लिंग भेद बोलते हैं, जो लिंग भेद ना करें, तो मुझे लगता है ये समाज सुधरेगा। हमारा सुधरा भी था बीच में, ये फिर से डाउन क्या हुआ, हमें ये स्टडी करना पड़ेगा। क्या ये रिसोर्सेज कम हुए माँ बाप के, तब ये प्रॉब्लम हुई कि लड़कियों को रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, या ऐसा तो नहीं कि समाज में। मुझे तो लगता है अगर आप प्रधानमंत्री जी की सोच देखें, तो पहले जो उन्होंने लाल किला से जब बोला था, तो उन्होंने ये इनइक्वालिटी की बात की थी कि लड़का जब लेट घर आता है तो हम उसको नहीं पूछते हैं कि तू कहाँ गया था, लेकिन लड़की जब लेट आती है तो हम पूछते हैं तू कहाँ गई थी। ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। वहां से लेकर अभी पिछले 15 अगस्त की जो स्पीच अगर हम प्रधानमंत्री की सुने, तो उसमें उन्होंने मेंस्ट्रुअल राइट्स की बात करी थी कि लड़कियों को किस प्रकार से सैनिटरी नैपकिन्स मिलने चाहिए और किस तरह। तो वो किसी भी चीज को छोड़ा नहीं है सरकार ने। जो हम ये सोचे कि सरकार कहीं ना कहीं कमी है, ऐसा नहीं है। ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने आज तक लाल किले से ऐसी बातें कही नहीं थी जहां तक जेंडर इक्वालिटी की बात है। जब देश का प्रधानमंत्री ये सोच सकता है, तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे नीचे सोच आएगी लोगों। राजलक्ष्मी मैम, जिस तरीके से हम जब 2011 की जनसंख्या जो है, जनगणना को देखते हैं, वहाँ पर आंकड़े
900 के पार चला जाता है अगर लिंग अनुपात को समझें और देखें, 940 के करीब नजर आता है। 2014 के बाद 2017 आते आते ये 900 के नीचे आ जाता है। पहले एक फैक्टर कहा जाता था समाज में और परिवार में कि आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोग हैं या परिवार कमज़ोर है, इसलिए उसका भार वहन नहीं कर पाते हैं, ये एक फैक्टर है। लेकिन अगर मैं पिछले 1.5 दशक में स्कीम्स की बात करूं, फंड की बात करूं, आर्थिक मैं कहूं सहायता की बात करूं सरकार की ओर से, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई उनकी शिक्षा को लेकर, उनके जन्म के समय से लेकर उनकी शादी तक के वक्त तक। फिर क्या वजह है कि ये ट्रेंड नेगेटिव, नकारात्मक नजर आ रहा है पिछले 5-7 साल? जैसे रेखा जी ने कहा और अग्रवाल जी ने भी कहा कि हमारे उसमें एजुकेशन में कुछ कमी है, लेकिन इस और बहुत सारी स्कीम्स भी हैं जैसे अभी आपने कहा हैं करके, लेकिन सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि जो इनसिक्योरिटीज़ है, यानी कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, उसमें कोई घटाव नहीं आया है। जैसे अगर हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि पहले था जॉइंट फैमिली, फिर हुआ न्यूक्लियर फैमिली, अब फिर जॉइंट फैमिली देखा जाता है, क्योंकि सभी परिवार में सब चाहते हैं कि घर के बड़े लोग घर पे रहें सो दैट कि बच्चों की देखभाल हो सके या उनकी सुपरविजन हो पाए। लेकिन क्या हो रहा है कि पहले अच्छा था बहुत सारी स्कीम्स की वजह से भी और अवेयरनेस की वजह से भी पेरेंट्स को भी लगा कि यस, लड़का और लड़की में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट के इंसेंटिव से, इनिशिएटिव से, एजुकेशन अवेयरनेस सबके वजह से और सोशल एक्टिविस्ट जो फेमिनिस्ट भी आगे आए, उन्होंने भी इसके तरह बहुत काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो क्राइम है अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड वो कम नहीं हुआ। इस कारण क्या होता है कि कहीं हर घरों में आज देखिए कि आज हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हो गई है सोसाइटी में कि जब तक कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम ना करें परिवार नहीं चल सकता। बिकॉज प्राइस राइज भी हो गया, आप देख लीजिएगा हर चीज में इतना कंपटीशन हो गया है, इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं कि सभी उनके पीछे भाग रहे हैं, मटेरियल लाइफ के पीछे जा रहे हैं। तो जब हम लोग सब लोग मटेरियल लाइफ की तरफ भाग रहे होते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ को घर से बाहर निकलना। तब घर पे जो है हमारे कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये है कि लड़का तो सुरक्षित है, लेकिन लड़की की जो सुरक्षा है वो हमारे ऊपर जिम्मेवारी, हम उसकी जिम्मेवारी करते हैं और हमारा ये इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है। उस वजह से पेरेंट्स क्या करते हैं, डरते हैं लड़की के जन्म से या लड़की के बारे में सोचने में। और जहां एजुकेशन की बात रही, वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे एजुकेशन करिकुलम में जैसे कि हम सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं और 1970s ऑनवर्ड जब फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ तब थोड़ा अवेयरनेस बढ़ा कि जेंडर के बारे में बात करनी चाहिए। और एज लेट एज 2005 में सिलेबस रिवीजन में हर एक सब्जेक्ट में जेंडर कंपोनेंट, तब तक जेंडर कंपोनेंट था ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 2005 टू 2006 में अगर जेंडर कंपोनेंट को इंक्लूड किया गया है तो कितना टाइम लगता है फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ जेंडर। ओके अग्रवाल सर, अगर मैं कुछ दूसरे पहलुओं पर आऊँ, क्योंकि जो आंकड़े हैं मैं कहूँ कि 2012 से 17 के बीच में CBR में 1.4 की गिरावट, इस तरह के कुछ क्या और फैक्टर हैं जो कहीं इससे कोरिलेट होते हैं सेक्स रेशियो एट बर्थ के साथ में, या फिर उसका इनसे कोई संबंध नहीं है और वो पूरे तौर पर समाज, परिवार, शिक्षा और हमारी ओवरऑल जो सोच है लड़कियों के प्रति सिर्फ उसी के आसपास कहीं ना कहीं फोकस है? जैसा मैं आपसे पहले बता रहा था, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है प्रभाव होती हैं कि जो गर्ल है वो कितनी प्रोडक्टिव है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। अगर आप देखेंगे अपने विमेन एम्प्लॉयमेंट में गिरा होता है, तो जितनी लड़कियां पहले काम करती थी अब उतनी औरतें काम नहीं करती इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसका क्या कारण है? सबसे बड़ा एक कारण ये है क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा का इम्प्रूवमेंट हुआ तो गांव में जो पहले अशिक्षित महिलाएं होती थी वो फील्ड में जाके काम करती थी, छोटे मोटे काम करती थी। अब कोई भी काम, छोटा मोटा काम नहीं करना चाहती है। उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है, गर्ल एम्प्लॉयमेंट, अगर आप देखेंगे सर देखेंगे तो दैट हैज गॉन डाउन।
परिवार में क्या होता है, अगर उसको ये लगता है कि ये थोड़ा बहुत 8वीं 10वीं पढ़ ली या BA भी कर लिया, MA भी कर लिया, लेकिन अगर कहीं भी कोई अर्निंग उस लड़की से नहीं हो रही है तो लोग बात सोचते कि शी इज अ बर्डन। जब तक, इसीलिए मैं कह रहा था हमको लेवल ऑफ एजुकेशन तो इम्प्रूव कर रहा है, बट वी हैव टू मेक देम एम्प्लॉयबल। और इसके लिए जो भी कुछ करना है, कई बार सोचता हूँ हम बड़ी बड़ी स्कीम बता रहे हैं, लेकिन क्या हम ये कर सकते हैं कि इवन इन प्राइवेट सेक्टर एटलीस्ट 1/3 वुड बी लेडी ऑफिसर्स, हम क्यों नहीं कर रहे? वो भी अपने काम कर सकते हैं जितना कि जेंटलमैन काम कर सकता है, लेकिन जब तक हम इसको नहीं आगे लेके आएंगे तो गर्ल्स विल नॉट बिकम इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। एंड जब तक गर्ल्स इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं होंगी तो जो भी आप CBR की बात कर रहे थे तो सब उस चीज़ें हो जाएगा। क्योंकि हम कितना भी कोशिश करें, जो सोच जिसकी बात करेंगे, सोच में बदलाव कहाँ से आएगा? सोच में बदलाव आएगा बेसिकली इकोनॉमिक फैक्टर से। अगर हम उसको मोर प्रोडक्टिव इकोनॉमिकली कर देते हैं, निश्चित रूप से उसमें आप यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, जितने बात करनी, because most of girls are working. It does not matter whether they are working in a mall or whether they are working in an IT company, but as long as she is bringing good money in the household, she is. ओके, लेकिन राजलक्ष्मी जी, अगर मैं कोरिलेट करूं इंसान, समाज और देश की तरक्की और सुविधाओं के लिहाज से, 2001 या उससे और पहले चला जाऊं, 1901 में 972 का रेशियो था, 972। 2001 आते आते 933 और 2017 में 896। और हमें याद रखना होगा कि इस दरमियान प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, देश की तरक्की हुई है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, हमारे सोच बदली है, शिक्षा का स्तर नए लेवल पर आया है, लेकिन इसके बावजूद हम नेगेटिव, मैं कहूँ कि रास्ते की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ते दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? ये इसीलिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, क्योंकि जो फीमेल है उसको, जो हमारी जो पेट्रियार्कल सोच है उसमें अभी इतना बदलाव नहीं आया है। आप देखिएगा शुरू से हम जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अभी हमें ये अवेयरनेस इतनी नहीं बढ़ी है कि जब तक लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव का मिलन ना हो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती है। यानी कि किसी भी सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए इक्वल कंट्रीब्यूशन मेन एंड वुमेन का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि बैटरी को अगर हमें चार्ज करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव फोर्सेस का होना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का होना है तो पॉजिटिव नेगेटिव होना का बहुत जरूरी है। अगर समाज को आगे बढ़ना है तो नेचर एंड कल्चर का मिलाव होना बहुत जरूरी है, नेचर एंड कल्चर का मिलाव होना बहुत जरूरी है। तो ये जो सोच है, इसमें हर जगह पे, चाहे आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं हमारे घरों में, जब हम कहते हैं घरों में मतलब माता पिता अपने बच्चों से जिस तरह से बात करते हैं उसमें अभी उतना बदलाव नहीं आया जितना आना चाहिए। ये इसके कई कारण है। कई कारण ये नहीं, जैसे अगर आप कहते हैं कि यस इनहेरिटेंस लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है, उससे बहुत फायदा हुआ है कि लड़कियों को भी इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ब्रदर ये सोचता है और लड़की भी ये सोचती है कि अगर मैं अपने माँ बाप से प्रॉपर्टी की मांग करूंगी तो कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि मैं लालची हूं, और दूसरा मेरा जो ब्रदर है उसके साथ मेरे रिलेशनशिप्स में बदलाव आएगा। और जो घर के जो इन-लॉज हैं, जैसे पेरेंट्स हैं या इन-लॉज हैं या हस्बैंड है, वो नहीं चाहता, क्योंकि आज भी हमारे सोसाइटी में यही है कि यही सोच है कि आदमी को हमेशा औरत से ऊंचा होना चाहिए, दैट इज क्लास में भी और किसी भी प्रैक्टिसेस में भी, फैमिली प्रेस्टीज भी, सब कुछ आगे लड़की से आगे होना चाहिए। तो वो जो सोच है ना, उसमें बदलाव नहीं आया। जैसे मैंने पहले भी कहा, क्राइम में कोई बदलाव नहीं आया। आज क्या होता है कि आदमी बाहर फ्रस्ट्रेटेड रहता है, सबसे पहले वो अपनी वाइफ पे दिखाता है, बाहर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लड़की ने अगर रिजेक्ट किया तो लड़के ने उसके ऊपर एसिड फेंका, ये एक प्रेस्टीज वैल्यू हो गई है, प्रेस्टीज इशू हो जाता है। तो उसमें कहीं नहीं बदलाव नहीं आया। जब तक हमारे सोच में बदलाव नहीं आएगा तब तक हम लड़कियों को अपने घर पे सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, क्योंकि समाज में जो है सवाल थोड़ा सा ऐसे रख कि जब मैं
अगर लौटता हूं 1901 के आंकड़ों में, और जाहिर है कि उस वक्त की शिक्षा, उस वक्त की सोच आज से काफी ज्यादा पीछे रही होगी और थी, चाहे वो किसी भी मसले को लेकर हो। और उस वक्त अपराध भी महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ ज्यादा रहे होंगे। 1901 से लेकर अब तक हमने बहुत सारे कानून बनाए हैं, सुरक्षा के कवच दिए हैं, लेकिन क्या रेखा जी उसके बावजूद हम उस स्थिति को सुधार नहीं पा रहे हैं, जबकि ऐसा मुझे लगता है कि हम वापस चले जा रहे हैं। देखिए, एक पहली बात तो 1901 में कोई अल्ट्रासाउंड मशीन्स नहीं आई थी इंडिया में, ना ये पता चलता था कि वूम में लड़की है या लड़का है, और इस तरह का कोई भी मैकेनिज्म नहीं था कि पहले ही सेक्स का पता लगा सके, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि पहले अपराध ज़्यादा थे, मैं इसको नहीं मानती। अपराध पहले कम थे, अपराध धीरे धीरे बढ़े हैं। अगर मैं अपना बचपन भी याद करूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ मुझे कहीं जाने से रोकती थी, या हमने कभी रेप का शब्द इतनी ज़्यादा सुना था। मैंने अपने बचपन में कभी रेप शब्द, जो आज हम हर रोज अखबार उठाओ तो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं था। ये धीरे धीरे बढ़ा है। और जैसा राजलक्ष्मी जी कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ऐसा बात नहीं है। ये सोच से ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ नहीं होगी अगर सोच बदले, क्योंकि वही लोग घर में, अगर हम देखें कि डोमेस्टिक वायलेंस इतना बढ़ रहा है तो वो घर वाले ही करते हैं, बाहर वाले नहीं। और इस कारण से नहीं है कि बच्चियां कम पैदा हो रही हैं। मुझे लगता है कि हमें सोच ही बदलनी पड़ेगी, ये माँ बाप की सोच बदलनी पड़ेगी कि लड़की और लड़का समान है, जैसा मैंने पहले भी कहा और मैं बार बार रिटरेट करती हूँ। अगर आपको समाज में बदलना है तो अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखा, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं। अगर आप देखिए तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आज हमारा यहाँ पर जो टेस्टिंग है बहुत कम है, क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉज हैं। लोग, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग बाहर जाके ये काम करा रहे हैं। दे गो टू दुबई, दे गो टू अदर कंट्रीज। अभी बीच में ही एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था दिल्ली में, जो कुछ नर्सिंग होम ऐसे बड़े लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को पैसा लेकर बाहर लेके जाते हैं और वहाँ पर वूम साफ करना या बच्चा गिराना वहाँ पर करा के आते हैं, क्योंकि यहाँ के स्ट्रिक्ट लॉज हो गए हैं। तो इसका मतलब पढ़े लिखे लोगों में भी सोच नहीं बदली है। पढ़े लिखे लोग होने से या पैसा होने से भी सोच नहीं बदलती। ये सोच सिर्फ अवेयरनेस से, और ये सोचना कि लड़की और लड़का समान है, मुझे लगता है सोच तभी बदलेगी। अग्रवाल साहब, कॉन्ट्रडिक्शन मुझे ये नज़र आता है कि जब हम अपने देश में बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी को लेकर, असमानता को लेकर, लिंग भेद को लेकर, तो ऐसा लगता है कि जिससे जैसे मेडिकल साइंस ने विकास किया है, इसने यहाँ पर नेगेटिव इसका इम्पैक्ट दिखता है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में आंकड़े देखता हूँ, वहाँ पर लगातार इसमें सुधार हुआ है और उन देशों में भी साइंस, मेडिकल साइंस हमारे देश से कई गुना अभी भी आगे है। तो ये फैक्टर कितना क्रूशियल है नहीं मैं समझना चाहूँगा। और दूसरा, जब हम लॉज की बात करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प की बात करते हैं, तो ये टूल्स कितने मददगार अब तक रहे हैं आपको लगता है, या फिर कुछ नए टूल्स की हमें ज़रूरत है? एक बात तो कभी रेखा जी कह रही थी कि पहले क्राइम कम होता था और अब क्राइम ज़्यादा होता है। ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। There is no doubt, ma'am. With a lot of humility, I would like to state that over a period of time, the crime against women and crime against the society has come down. पहले तो किसी हिम्मत नहीं थी कि किसी लड़की का रेप हो जाए तो उसका कोई केस दर्ज कराने चला गया। वेरी इजी, कभी नहीं होता, उसको तो पता ही चलता था। एंड दूसरी चीज़ जो आपने कही, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी बनी, सिक्योरिटी बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ी है, एजुकेशन बढ़ी है। लेकिन मैं फिर दोबारा आपको इसी पॉइंट जाऊँगा, इन सब के बावजूद अगर आप यूरोप में देखें या कहीं भी देखेंगे, उन लोगों ने कोशिश की सोसाइटीज में कि वहाँ लड़कियाँ, अब देखें हर लड़की को देखें कोई ना कुछ काम कर, चाहे वो सेक्रेटरी जॉब कर रही हो, चाहे कहीं अच्छा जॉब कर रही हो, चाहे और अच्छा कहीं पे जॉब कर रही हो, व्हाटएवर, नो जॉब इज दैट एज लॉन्ग एज शी इज गेटिंग रिस्पेक्टेबल सैलरी। वही चीज़ हमको हिंदुस्तान में लानी है। वी हैव टू क्रिएट मेनी मोर जॉब। आप बता रहे थे 1901 में, अगर आप 1901 में देखें तो लेवल ऑफ एजुकेशन जो गर्ल्स एंड बॉयज में था वो मोर और लेस बराबर था।
तो लड़की क्या थी, वो कपड़े चलाने जाती थी या गाय का काम करती थी या पानी से कुएं से पानी भरती थी या चक्की चलाती थी. शी वॉज वेरी प्रोडक्टिव एलिमेंट इन द हाउस होल्ड. टुडे वो प्रोडक्शन जो है, शी इज नॉट अर्निंग एनी मनी या शी इज नॉट सेविंग एनी मनी बाय डूइंग सम जॉब्स. शंकर जी, एक मैं मिनट, यहाँ लेट मी कम. तो जब तक हम लड़कियों को वैल्यूएबल नहीं बनाएंगे, तो एक तो उनमें अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी, पेरेंट्स में, समाज में रिस्पेक्ट आएगा. आप किसी भी सोसाइटी में, किसी ऑफिस में जाकर देखिए, द मोमेंट अ गर्ल इज ऑक्यूपाइंग अ सीनियर पोजीशन, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स her. Any girl who is working in as a class, she is respected. But a girl who is not working, उसको लोग बात taken for granted. ओके, So that is short. Now you can. मैं एक बहुत बात कहना संक्षेप में चाहूंगी. हाँ जी, शंकर जी, आपने कहा लड़की कमाने, यहाँ पे लड़की कमाती भी है और घर पे आके भी काम करती है, दोनों तरफ पिसती है. लड़कों की सोच भी बदलनी पड़ेगी कि घर पे भी वो उतना कंट्रीब्यूशन करे जब लड़की बाहर काम कर रही है. दूसरी चीज, लड़की कमा कर भी अपने आप अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च सकती. यहाँ ऐसी सोच है कि वो फिर भी अपने ससुराल वालों और पेरेंट हस्बैंड के कहने पर ही पैसा खर्च पाएगी, वो उसका पैसा खुद पे नहीं खर्च सकती. वो भी सोच की बात है. दूसरी चीज, पैसा कमाने के बाद, घर आने के बाद फिर वो हस्बैंड से पिटती है. ये भी, इसीलिए सोच बदलना सबसे बड़ी जरूरी चीज है. काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ लड़कों को भी ये सिखाना कि आप भी घर पे खाना बना सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है. लड़की दोनों तरफ नहीं पिसेगी, कि लड़की घर पे भी काम करे और बाहर भी काम करे. ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा. इसीलिए मैं कहती हूँ कि समाज की पहले सोच बदले. काम तो करेगी लड़की जब सोच बदलेगी तो. एक Okay. मैं इतना छोटा सा कमेंट करूँ. जी सर, बहुत आपकी संक्षेप बात में, से बहुत मैं संक्षेप में सहमत सर, हूँ. वक्त कम है. लेकिन पहले अगर 10 में से 10 लड़कियां पिटती थी जो काम नहीं करती थी, आज जो लड़कियां काम करती हैं, तो 10 लड़कियां जो काम करने वाली हैं, उनमें कुल 2 या 3 ही पिटती हैं. तो देयर इज अ डेफिनेट चेंज. राजाक्षी जी, बहुत संक्षेप में एक सवाल का जवाब रह गया. मैं चाहूंगा कि क्या हमने जो आर्थिक पैकेज दिए, आर्थिक मदद दी, कड़े कानून बनाए, उसका रिजल्ट वो मिला जो हम उम्मीद कर रहे थे, या सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता जो कि शंकर सर ने कहा, शिक्षा और परिवार और पेरेंट्स की सोच को बदलना? मेरा मानना ये है कि 10 साल पहले जो स्थिति थी औरत की और आज है, उसमें काफी बदलाव है. मैं ये नहीं कहती जिस तरह से बदलाव आना चाहिए वो आया है, लेकिन काफी बदलाव आया. क्योंकि मैं पिछले, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं 25 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हूँ, और उस समय जिस तरह से बच्चे रिस्पॉन्ड करते थे और आज जिस तरह से बच्चे रिस्पॉन्ड करते, उसमें बहुत अंतर आया है. लेकिन ये भी है कि जो रिपोर्टिंग होती है, जैसे चाहे डोमेस्टिक वायलेंस की हो, चाहे कोई भी क्राइम हो, उसमें भी बहुत बढ़ गया है, अवेयरनेस बढ़ गई है. पहले क्या होता था कि अगर किसी में भी कोई भी क्राइम करता था अगेंस्ट कोई भी फीमेल, सबसे पहले लोग ये सोचते थे कि फीमेल में कोई कमी थी, उसने कोई गलत काम किया था, या उसने उस तरह से व्यवहार नहीं किया जिस तरह से वो करना चाहिए. लेकिन आज उसमें काफी बदलाव आया है. तो मैं ये कहती हूँ कि आज के दौर पे बहुत बदलाव आया, लेकिन उतना नहीं आया जितना आना चाहिए. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आए दिनों में, जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं, उसमें काफी बदलाव आएगा. शिक्षा, सोच, गवर्नमेंट की नीतियां, एनजीओस, ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब को एक साथ जुट के काम करना चाहिए, तभी हमारे समाज में बदलाव आएगा. ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने विचार रखने के लिए, समझाने के लिए कि असल में इसके पीछे के फैक्टर क्या हैं और क्यों भारत में लिंग अनुपात में असमानता नजर आ रही है, और उसके पीछे व्यक्ति, परिवार, समाज और उसकी सोच, शिक्षा क्या जिम्मेदार है और क्या बदलने की जरूरत है. आज फिलहाल इतना ही. नमस्कार.